औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी एग्रीमेंट टू सेल अंडर सेक्शन 54 कानून इंतकाल जायदाद 1882 के पर्सपेक्टिव में। अब सबसे पहले हम सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को अगर हम देखें तो ये वाज़ेह कर देता है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की फ़रोख्त का जो एग्रीमेंट टू सेल है, ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा मुआहदा है कि अपनी जायदाद की फ़रोख्त, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की फ़रोख्त जो है माबैन फ़रीक़ैन तयशुदा शराइत के तहत अमल में आएगी। और याद रखिएगा कि यह एग्रीमेंट टू सेल सेक्शन 54 वाज़ेह कर देता है, इट डज नॉट ऑफ इट सेल्फ क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन आर चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी। यानी एग्रीमेंट टू सेल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी किस्म का कोई इस्तेहकाक या कोई राइट या कोई वजूब जो है वो बार्ज वजूद में आ गया है, बल्कि ये सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है। याद रखिएगा कि आपको पता है कि मुआहदा बै हमेशा बै से पहले, सेल डीड से पहले किया जाता है। जब फ़रीक़ैन आपस में किसी सेल के हवाले से सोचना शुरू होते हैं और जब बायर एंड सेलर दोनों पार्टी ये फैसला करते हैं कि मज़कूरा जायदाद जो है वो उसकी लेन देन होना चाहिए, तो फिर इसके बारे में एक एग्रीमेंट टू सेल जो है वो तश्कील पाता है और वो तमाम शराइत उस एग्रीमेंट टू सेल में उनका तयन किया जाता है जिसके तहत ये एग्रीमेंट टू सेल जो है वो पुट डाउन किया जाना होता है, या अगर पुट डाउन नहीं भी किया जाना तो रूबरू गवाहान उस बात को पक्का किया जाता है। बुनियादी तौर पर एग्रीमेंट टू सेल किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से दो मालिक है और जो खरीदार हैं दोनों पार्टीज को अपनी अपनी बात पर सेल के ऊपर पक्का करना, एक दूसरे को मुस्तकिल करना, एक दूसरे को बांधना, बुक कर लेना है। यानी दोनों जायदाद की बै के ऊपर राजी हो जाते हैं और फिर उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल के बाद सेल डीड की तरफ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस पुट इन द एग्रीमेंट टू सेल के मुताबिक फिर आगे चला जाता है। कंसिडरेशन जो लिखी गई है वो कुछ ज़रे बयाना दिया गया, बाकी जो है उसकी शराइत कुछ बाज़ औक़ात आप किस्तों की सूरत में करते हैं, बाज़ औक़ात आप जिसको पंजाबी में टोटो की सूरत में कहा जाता है, और बाज़ सूरत हाल में मुकम्मल ज़र समन जो है वो पे करने के हवाले से वो मामला किया जाता है और उसकी तकमील के बाद मुआहदा बै जो है वो तहरीर कर लिया जाता है। एग्रीमेंट टू सेल जो है आपको पता है कि ना सिर्फ तहरीरी बल्कि ज़बानी जो है वो भी है, लेकिन तहरीरी मुआहदा बै को ज़बानी मुआहदा बै के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल होगी। बुनियादी तौर पर एग्रीमेंट टू सेल जो है वो जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से कौल इकरार करना, शराइत का इस हवाले से 1993 SCMR पेज 183 और PLD 2015 लाहौर हाई कोर्ट पेज 681 और 2016 YLR नोट 203 और पेज है 143 जो है वो हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन देता है। और एक बात जहन में रखिएगा कि जब शराइत तय की जाती हैं एग्रीमेंट टू सेल की, तो उस एग्रीमेंट टू सेल की शराइत के साथ साथ टाइम को मैनेज किया जाता है कि इतने टाइम में इतनी अमाउंट, इतने टाइम में इतना पैसा। बुनियादी तौर पर दैट इज द टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने लिख दिया है उस एग्रीमेंट टू सेल में कि इस वक्त के अंदर पैसा ना देना, बाकी ज़र समन ना देना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। मसलन आप लिख देते हैं कि सौदा जब्त हो जाए, बयाना जब्त हो जाएगा जो आपने दिया है और सौदा मंसूख होगा, तो टाइम विल बी द एसेंस ऑफ दैट एग्रीमेंट टू सेल। इस हवाले से 2000 CLC पेज 184 जो है वो आपको इंटरप्रिटेशन इस बात की फ्राहम करता है। उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल बुनियादी तौर पे एक मुआहदा बै है। अभी इकरारनामा मुआहदा बै है, बै नामा नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। और किसी भी एग्रीमेंट को जिस तरह से साबित करने के लिए आर्टिकल 79 कानून शहादत आर्डर 1984 आपको इंटरप्रेट कर देता है कि दो गवाहान हाशिया
किसी भी दस्तावेज को साबित करने के लिए लाजम है, या किसी सौदे को साबित करने के लिए लाजम है। इसी तरह एग्रीमेंट टू सेल को जब भी बर्डन ऑफ प्रूफ तो होगा प्लेंटिफ के ऊपर, उसने साबित करना है कि ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ है उस वक्त तक जब तक के डिफेंडेंट पार्टी इकरार न कर ले कि एग्रीमेंट टू सेल वाकया ही हुआ है। इस हवाले से 1991 CMR पेज 128 और PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज 256 और 2000 YLR पेज 1468D और 2000 YLR पेज 2953I जो है वो इस बात के ऊपर इंटरप्रिटेशन देते हैं। और अगर आप एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए आप कोर्ट में आ जाते हैं तो आपने आर्टिकल 17 यानी कैपेसिटी ऑफ विटनेसेस को मद्देनजर रखना है। ये इस एग्रीमेंट में वाकई ये एग्रीमेंट रूबरू गवाहान हुआ है। और आर्टिकल 79 जिस तरह से दूसरे एग्रीमेंट्स को साबित करने के लिए मार्जिन विटनेसेस के जरिए किया जाता है, इसी तरह आपको जो है ये मामला करना पड़ेगा। इस हवाले से 2000 YLR पेज 1983E जो है वो हमें इंटरप्रिटेशन देती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो माबैन फ्रीकैन जो लॉफुल कंडीशंस जो हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के से रिलेटेड वो आपस में तय कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस कानून प्रोहिबिटेड कंडीशंस दे देता है कि कुछ शराइत ऐसी हैं जो कि पार्टीज आपस में तय नहीं कर सकती हैं। इस हवाले से यह है कि अगर कोई गैर अखलाकी शर्त है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट टू सेल के अंदर शर्त नहीं हो सकती। नाजायज या गैर कानूनी कोई शर्त, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कोई मुआहदा किया गया है, नक्शे अमन की खातर कोई मामला तय हो अगर पा जाता है उस एग्रीमेंट टू सेल की वजह से तो प्रोहिबिटेड शर्त होगी। और ऐसी तमाम शर्तें जो बाया की तरफ से बायर को यानी जो सेलर है उसकी तरफ से बायर को राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी की मुंतकली के अंदर हर्डल क्रिएट करती हैं, अगर कोई ऐसी शर्त रखती जाती है तो वो शर्त भी प्रोहिबिटेड कंडीशन में फॉल करती है। याद रखिएगा कि इस हवाले से 1989 CMR पेज 1949 जो है वो हमें इंटरप्रिटेशन देती है। और याद रखिएगा कि जब भी आपने एग्रीमेंट टू सेल का वक्त आ जाता है तो फिर बाकायदा तौर पर जो पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म कर रही है और दूसरी पार्टी जो है वो बेट्रे कर रही है, मुकर रही है, आपने उस पार्टी को नोटिस देना है और नोटिस दे के बकिया ज़र समन का इंतज़ाम करके फौरी तौर पर नोटिस के बाद जो है वो बकिया ज़र समन अदालत में चले जाएं और अदालत जो है वो नोटिस कर देगी कि वो अदालत में जमा करवा दें कौमी बैंक में। हत्ता के कौमी बचत के हवाले से भी प्रोविजंस मौजूद हैं, 2016, 17, 18 और 2019 तक भी आ गई हैं। अदरवाइज अगर ज़र समन का इंतज़ाम नहीं है तो फिर भैया उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड जो टेम्परेरी इंजेक्शन आप डिमांड कर रहे हैं वो ग्रांट नहीं किया जाना चाहिए। इस हवाले से 2016 YLR पेज 2528 आपको हेल्प करती है। और उसके बाद याद रखिएगा ट्रायल कोर्ट जब भी आप किसी एग्रीमेंट टू सेल किसी गैर मनकूला जायदाद की को स्पेसिफिक परफॉर्म करवाने के लिए अदालत में जाते हैं तो जो बकिया ज़र समन है वो अदालत को चाहिए कि वो मुकर्ररा वक्त के अंदर जमा करवाए और बार बार एक्सटेंड ना करे उस टाइम को, ताकि मामला तह पा जाए कि वाकई ज़र समन का बंदोबस्त है, पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म कर रही है। इस हवाले से 2016 CMR पेज 179 जो है वो आपको इस बात की इंटरप्रिटेशन देती है। उसके बाद जब भी कभी ओरल एग्रीमेंट टू सेल की बात आ जाए, मुआहदा बै ज़बानी हो, तो आप उस ज़बानी मुआहदा बै की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं गवाहान की बिना पर, तो उस मुआहदा बै की तारीख, उसका वक्त, उसका मजलस जिस जगह पर यह मुआहदा हुआ है, उन किन गवाहान की मौजूदगी में यह गवाह हुआ है, किन गवाहान की मौजूदगी में वो पेमेंट का लेन दिया जाना साबित हो रहा है, और वो तमाम तफसीलात जो उस वक़्त तय की गई थी जब ये ज़बानी
इकरारनामा बै किया गया था उन तमाम को दर्ज करना ज़रूरी है, अदरवाइज एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाएगी और ज़बानी बैन इकरार बैनामा जो है वो हर्डल्स क्रिएट कर जाता है। 2016 ILR पेज 551 जो है वो आपको इस हवाले से इंटरप्रिटेशन दे देती है। और याद रखिएगा कि अगर डिफेंडेंट पार्टी एग्रीमेंट टू सेल को तस्लीम नहीं करती है तो आप मार्शल विटनेसेस को ले आते हैं, सब्सक्राइबर को ले आते हैं जिनके सामने वो अमाउंट जिस तरह से वो ट्रांजैक्शन हुई है। और याद रखिएगा कि सब्सक्राइबर जब भी आएगा स्टैम्प फरोश है अगर वो तो उसका लाइसेंस होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज अगर साबित ना हो सका तो आपको पता है कि उस एग्रीमेंट टू सेल की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा पाएंगे आप। इस हवाले से 2016 YLR पेज नोट 46 और पेज 67 जो है वो आपको इस बात की इंटरप्रिटेशन देता है। उसके बाद याद रखिए कि एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि बाज़ औक़ात एग्रीमेंट टू सेल 5, 7, 6 सफ़ों पर मुश्तमिल होता है और हर सफ़े के ऊपर एग्रीमेंट टू सेल के पार्टीज के दस्तखत नहीं करवाए जाते, एंड के ऊपर करवा लिया जाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर पार्टीज के हर सफ़े पर दस्तखत होना लाजमी है और हत्ता के बाज़ औक़ात इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, कोई बात नहीं, मुश्तरी जो है वो तो बाय कर रहा है, उसके सिग्नेचर ना भी होंगे तो कोई बात नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 5, 7, 8 पार्टियां मिलके वो प्रॉपर्टी को परचेज कर रही होती हैं या मुश्तरका प्रॉपर्टी होती है 5, 7 लोगों की, वो सेल आउट कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा कि एग्रीमेंट टू सेल पर हर फरोख्त कनिंदा पार्टी और हर बायर पार्टी के सिग्नेचर होना मैंडेटरी हैं, अदरवाइज वो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर कानूनी सुकम रह जाएगा और उस एग्रीमेंट टू सेल की लीगल स्टैंडिंग जो है वो 0/0 में भी चली जाती हैं अगर थोड़ी सी मेहनत उस पर कर ली जाए तो। इस हवाले से 2011 MLD पेज 832, PLD 2012 लाहौर हाईकोर्ट पेज 386, 2014 MLD पेज 268 और PLJ 2015 लाहौर हाईकोर्ट पेज 720, PLJ 2015 लाहौर हाईकोर्ट पेज 960 और 2015 YLR पेज 2302 और PLJ 2015 कराची हाईकोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है पेज 150 है और PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 187 और 2016 CLC पेज है 114 जिसके ऊपर इस बात को इंटरप्रेट किया गया है। उसके बाद एक बड़ी टेक्निकल सी बात है ओरल एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर। सिर्फ ओरल एग्रीमेंट टू सेल की वजह से ख्वाह पिटिशनर काबज हो गया है, वो कहता है ज़बानी हमारा मुआदा हुआ था, ज़बानी मुआदा हुआ था, कब्जा कर लिया प्रॉपर्टी के ऊपर से आ गया हुक्म इम्तनाई के लिए। याद रखिएगा कि ओरल एग्रीमेंट की बिना पर, क्योंकि उसने अभी साबित होना है ओरल एग्रीमेंट ने, मदई ने ख्वाह कब्जा भी कर लिया है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, फिर भी वो हुक्म इम्तनाई आरजी का हकदार नहीं होना चाहिए, उसको कंफर्म नहीं किया जाना चाहिए। इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है PLJ 2015 लाहौर हाईकोर्ट पेज 32 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा कि मुआहदा बै के अंदर तकमील का वक्त जो होता है वो बयान किया जाता है और बाज़ औक़ात गवाहान के बयानात में टाइम के हवाले से बारगेन आ जाती है, बाज़ हवाले से टाइम की बेसिस के ऊपर सौदे के लेन देन में बारगेन आ जाती है। मसलन पीछे 1 करोड़ रुपया था जो ज़र समन आना था, तय ये आपस में पाया जाता है कि अगर ये 6 माह का टाइम था, अगर पहले दे दें तो 90 लाख रुपया, ये दे देंगे 10 लाख इनको छोड़ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, तो इस तरह की अगर जब भी ट्रांजैक्शन में तजाद आ जाएगा, कंट्रोडिक्शन आ जाएगी, तो फिर इस हवाले से आपका एग्रीमेंट टू सेल जो है वो आपको साबित करना पड़ेगा उस तमाम जो कंट्राडिक्शंस आपने बाद में उस एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर ज़बानी तो की हैं लेकिन पुट डाउन नहीं की हैं। इस हवाले से 2015 CLC पेज 157 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट करता है।
और आपको पता है कि कानूनी रकबा जो होता है मुख्तलिफ कानूनी एक्ट के तहत जो आता है, और सेक्शन 19 है कानूनी एक्ट की, जिसके हवाले से एग्रीमेंट टू सेल कानूनी की प्रॉपर्टी को करना जो है वो बार नहीं है। और कानूनी इसके हवाले से ये सेक्शन 19 वाज़ेह कर देती है कि ख्वाह कानूनी इसकी जगह है फिर भी वो उसकी बै फरोख्त हो सकती है। और एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कंपेटिबल है, वो उसी तरह से वो हो सकता है जिस तरह आम किसी प्रॉपर्टी का हो सकता है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एक लैंडमार्क जजमेंट है 2015 SCMR पेज 1081 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। इस हवाले से एक और बात 2015 की एक लैंडमार्क जजमेंट में वाज़ेह की गई थी कि एग्रीमेंट टू सेल करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ जो मालिक है उस जमीन का उसके पास है। किसी दूसरा शख्स जो है उसकी बिहाफ के ऊपर मुआहदा बै करने का अहल नहीं होता है। वो असल मालिक को ही चाहिए कि वो एग्रीमेंट टू सेल करेगा। और इस हवाले से अदरवाइज फिर बहुत सी एम्बिग्विटीज क्रिएट हो जाएंगी और फिर उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना जो है वो प्रॉब्लम में चली जाएगी। इस हवाले से 2015 CLC पेज है 1433 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और जब आप उस एग्रीमेंट टू सेल की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने आते हैं तो जो पीछे रह जाने वाला ज़र समन है वो आपने अदालत को चाहिए कि वो सबमिट करवाए और उसके बाद फिर हुक्म इम्तनाई को कंफर्म करे। अदरवाइज कोर्ट को चाहिए कि वो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखे कि बाकी क्या आप अपने बिहाफ के ऊपर ये पार्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो पार्टी रिलीफ लेने आ गई है जो अपने एग्रीमेंट टू सेल को स्पेसिफिकली जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, परफॉर्म करवाना चाहते हैं, क्या अपना पार्ट भी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से 1994 SCMR पेज 1764 जो है वो इस बात पे बड़ी इंटरप्रिटेशन अच्छी देती है और इस बात को रिविजिट किया गया था 2011 YLR पेज 2767 में और 2014 MLD पेज है 335 इस बात को इंटरप्रेट करता है। उसके बाद पिछले दिनों ना एक केस में कुछ एम्बिग्विटी बड़ी अहम सामने आई कि बाज़ औक़ात ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल जो आपने तहरीर किया होता है वो गुम हो जाता है, सिर्फ आपके पास फोटो कॉपी होती है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट टू सेल अगर गुम हो गया है तो फिर आपको सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे उसकी फोटोकॉपी को लेके आना है और अदालत से इजाजत लेके सेकेंडरी एविडेंस में आपने देना है और उसको आपने प्रूव करना है। एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्ट करेगा फिर भी, लेकिन उसको प्रूफ बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होगा कि थ्रू सेकेंडरी एविडेंस जो है वो उसने प्रूव करना है। इस हवाले से 2014 CLC पेज 871 जो है वो आपको अच्छे अंदाज से इस बात की इंटरप्रिटेशन दे देती है। उसके बाद बाज़ औक़ात जब आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं तो ट्रांजैक्शन बजरिया बैंक करते हैं, तो मुतलका बैंक से आपने जब भी ट्रांजैक्शन करनी है तो चेक दिया है, चेक के ज़रिए अकाउंट में पैसा गया है तो बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी जो मुसद्दका है और मुतलका बैंक के जो मैनेजर हैं उनकी आप एविडेंस भी करवा लें अपनी सपोर्ट में। अगर आपने कोई बैंक लेटर की तस्दीक के लिए बैंक के अमले का बाकायदा कोई एविडेंस ना करवाया तो फिर एग्रीमेंट टू सेल की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आपके लिए हर्डल पैदा हो जाएंगी। इस हवाले से 2006 MLD पेज 886 और 2013 YLR पेज 262 जो है वो आपको काफ़ी हद तक इस बात की इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ एग्रीमेंट टू सेल का हमेशा से किस पे है, प्लेंटिफ पे है। और अगर प्लेंटिफ ने इनहराफ कर लिया लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर दस्तखत और वसूली रकम अगर उसने तस्लीम कर ली तो फिर
एग्रीमेंट टू सेल जो है वो तस्लीम हो जाएगा एविडेंस जब वो आप पेश होगा तो। लेकिन शुरू शुरू में अगर आप कहें कि वो इनहराफ कर गया है तो अब आपको साबित करना पड़ेगा वो एग्रीमेंट टू सेल को, और उसके बाद फिर ड्यूरिंग एविडेंस आपने उसको साबित करना है कि दस्तखत उसने किए, अंगूठा उसने लगाया, पैसा उसने लिया। अदरवाइज आपका एग्रीमेंट टू सेल हवा में होगा साहिब। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2012 CLC पेज 1541 में की गई थी। उसके बाद जब भी आप मार्जिनल विटनेसेस को लेके आएंगे एग्रीमेंट टू सेल के, तो उन्होंने अपने सारे प्रॉस एंड कॉन्स और सर्कमस्टांसेस को वाज़ेह करना है, किस तरह से किन शराइत पे वो सौदा हुआ था और किस तरह से एग्रीमेंट टू सेल जब तय पाया है तो उसके हवाले से दिया गया था कोई बयाना वगैरह। अदरवाइज अगर वो साबित नहीं होता या शहादतों में वो बयान नहीं करते हैं तो फिर भाई एग्रीमेंट टू सेल हवा में जाएगा, साबित तो नहीं होगा उस तरह से, ना ही उसकी स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस जो है वो हो सकेगी, आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि बाज़ों का टाइम इज़ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉन्सिक्वेंसेस आपने लिख लिए हैं, लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है कि मुआहदा बै के अंदर जानबूझकर पार्टीज एक दूसरे को डिफ्रॉड करने के लिए ना कोई तारीख मुकर्रर नहीं होती है। तो फिर भी याद रखिएगा, फिर क्या होगा, फिर टाइम जो है इट मीन्स के टाइम के हवाले से आपको बजरिया गवाहान डिटरमिन करना पड़ेगा कितना जो है टाइम रखा गया है। और अगर कोई टाइम मुकर्रर ही नहीं किया गया एग्रीमेंट टू सेल में तो फिर लिमिटेशन भी क्रॉस कर जाएगी। इनहराफ जो है इट मीन्स के वो काज ऑफ एक्शन तो फिर आगे 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 चल रही है, इट मीन्स कोई चीज़ प्रूफ में तो है ही नहीं है, ये तो शहादत तलब मामला है। और आपको पता है कि लिमिटेशन वैसे भी दैट इज़ द मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है। इस हवाले से 2012 CLC पेज 1726 इंटरप्रटेशन देता है, और इस बात की मजीद इंटरप्रटेशन 1995 CLC पेज 309 में भी आपको मिल जाती है। और याद रखिएगा कि अगर एग्रीमेंट टू सेल में प्रूफ कर जाता है प्लेंटिफ के एग्रीमेंट टू सेल हुआ है फिर तो ठीक है। अगर जो एग्रीमेंट टू सेल को डिफेंडेंट पार्टी तस्लीम कर जाए और गवाहान के बयानात में कंट्रोडिक्शंस आ जाए तो माइनर कंट्रोडिक्शंस जो होंगी उसके ऊपर अगर मामला आ जाए तो फिर भी एग्रीमेंट टू सेल चूंकि एडमिटेड फैक्ट है और एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव, तो आप बेहतर स्टैंडिंग्स पे होते हैं। इस हवाले से देखिए टाइम इज़ द एसेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इस हवाले से पिछले 2-3 दिन पहले हमने कुछ डिस्कशन की थी। आप ज़रा आधा घंटा हो आपके पास तो वो ज़रा यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और मज़ीद इसके ऊपर PLD 2011 लाहौर हाईकोर्ट पेज 522 जो है इस बात को इंटरप्रिटेशन दे देता है। और याद रखिएगा कि जब भी कभी मामला आ जाए ज़बानी हिबे के हवाले से तो फिर भाई आपको यानी डबल मेहनत करनी पड़ती है, डबल एहतियात करनी पड़ती है। उसको साबित करने के लिए गवाहान को पेश करना पड़ेगा और बजरिया ओरल एविडेंस ये सारे मामलात होंगे जिसके सामने किस वक्त हुआ, किस तरह से हुआ। अदरवाइज वो ओरल को एग्रीमेंट टू सेल को साबित करना और अपना कब्जा बरकरार रखना भाई बड़ा औखा सा पेंडा होता है। इस हवाले से कुछ 2011 CLC पेज 525 जो है वो हमें इंटरप्रिटेशन देती है। और PLD 2011 लाहौर हाईकोर्ट पेज 522 भी इस बात पे काफ़ी हद तक इंटरप्रिटेशन दे देती है। और 2010 ILR पेज 114 भी इस बात के ऊपर जो है इंटरप्रिटेशन दे दिया। लेकिन मामला वही है भाई, एग्रीमेंट टू सेल कोई मैंडेटरी नहीं है कि पुट डाउन ही किया जाएगा, वो ज़बानी भी हो सकता है, लेकिन कानूनी मुआहदे की जो भी शराइत है उनको लाजमी पूरा करना है आपने मार्जिनल विटनेसेस को। यानी आर्टिकल 17 और आर्टिकल 79 कानून शहादत ऑर्डर 1984 के मुताबिक उसको साबित करना है ना आपने।
एग्रीमेंट तो है ना जनाब। 2010 CLC पेज 734 और 1994 SCMR पेज 2189 और PLJ 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 115 आपको इस तरह से हेल्प आउट करता है। इस हवाले से PLD 2010 लाहौर हाई कोर्ट पेज 42 जो है वो भी काफ़ी हद तक इंटरप्रिटेशन देती है कि इस तरह की अगर डिग्री हो जाती है तो बाज़ाब्ता उसका सारा मामला बज़रिया अदालत ही होगा और उसी तरह आपने अदालत में सिविल कोर्ट में साबित करना है। उसके बगैर कती सूरत जो है महकमा माल के अंदर कोई भी किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हो सकता है और ऐसी बुनियाद पर आपका कब्जा भी हुक्म इम्तनाई भी कंफर्मेशन में नहीं जा सकता है। उसके बाद जब भी कभी मुश्तरका खातादार के साथ मिलके एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तो फिर सब पार्टीज़ के भाई जितने भी मुश्तरका खातादार हैं उनके एग्रीमेंट टू सेल पे दस्तखत आने चाहिए, अदरवाइज़ तो एग्रीमेंट टू सेल हवा में लटकता रहेगा जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर प्रूव नहीं हो जाता। इस हवाले से PLD 2008 लाहौर हाई कोर्ट पेज 42 जो है वो काफ़ी हद तक हमें हेल्प आउट कर देता है। तो दोस्तों, एग्रीमेंट टू सेल अंडर लिटिगेशन इन पाकिस्तानी केस लॉज पर्सपेक्टिव पे हमने कुछ बात की। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर एग्रीमेंट टू सेल के हम बात गप लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अगर हो सके तो सलीम यकूब लॉ लेक्चर्स बाय सलीम यकूब के नाम से एक मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि कभी फारिग हैं तो सुन लिया करें और अगर ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है जनाब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।